नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल हर दिल की भड़ास में। अब जैसा कि अब मेरे आसपास वाले लोग, मेरे जानने वाले लोग या सोशल मीडिया पे मुझसे जुड़े हुए लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं मोदी जी की ज़बरदस्त प्रशंसिका हूँ, उनकी फ़ैन हूँ। फ़ैन क्या, आप उन्हें मुझे उनका भक्त भी कह सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों इधर अब धीरे-धीरे मेरा मन उनकी तरफ से उचटता जा रहा है। हालाँकि जब इस बार वो 242 सीटें ही लाए तो मुझे लगा कि शायद जब इंसान के पास परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं तो वो अपना सबसे अच्छा जो कहना चाहिए पराक्रम करता है, वो विपरीत परिस्थितियों में ही करता है। जो महानायक होते हैं उनका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कब होता है? जब परिस्थितियाँ उनके विपरीत होती हैं। और यही सोच करके मैंने अपने मन को बहुत संभाल के रखा था कि कम सीटें आने से मोदी जी के परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं आएगा। लेकिन धीरे-धीरे मेरी ये धारणा मुझे ही लगने लगा कि गलत है। मोदी जी जिस प्रकार से हर बात पर, चाहे ऑपोजिशन के कहने पर, चाहे किसी के भी अपोज करने पर पीछे कदम हटा ले रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के बचाव के लिए ऐसे कदम नहीं उठाए जो मैं उनसे अपेक्षा करती थी। मुझे नहीं पता कि कौन क्या अपेक्षा करता था। जब मैंने उन्हें गुजरात के सीएम के तौर पर देखा था तो मेरी जो अपेक्षाएं थी, जिससे मैंने अपने गुजरात पर जब मैं गई थी घूमने, तो मैंने सोमनाथ मंदिर में कोई अपने लिए कोई विश नहीं मांगी थी, अपने बच्चों के लिए नहीं मांगी थी, मैंने अपने देश के लिए मांगी थी कि हे ईश्वर, मोदी जी को तुम मेरे देश का प्रधानमंत्री बना दो। ये बात है सन 2012 की। और 2 साल बाद ही सोमनाथ ने मेरी ये जो थी प्रार्थना थी वो मंजूर करी थी और मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया था। तब से मैं अपनी इसमें मैं अपना पर्सनल इंटरेस्ट ढूंढती थी कि भाई मेरी जो प्रार्थना थी वो सफल हुई है, सोमनाथ ने मेरा कहा माना है। खैर वो दूसरी चीज़ है कि मैं किस तरह से अपने आप को मोदी जी के साथ कनेक्ट करती हूँ या उनके संग एक कनेक्शन पाती हूँ। इसके अलावा जो मेरा सबसे बड़ा कनेक्शन मोदी जी के साथ था वो उनकी देश प्रेम की भावना। मुझे लगता था कि सारी चीज़ें एक तरफ और मोदी जी के लिए देश प्रेम एक तरफ, लेकिन मोदी जी ने मेरी इस विचारधारा को कहना चाहिए सिलबट्टे पर रख के टुकड़े 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 तोड़ दिया। क्यों? जब उन्होंने इस राहुल विंची और इसकी मां एंटोनियो माइनो के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। पहले भी ये चीज़ें मैंने सुब्रमण्यम स्वामी जी के कई इंटरव्यूज़ में सुनी है कि उनके पास इन दोनों माँ बेटे के लिए बहुत सारे सबूत हैं और उन्होंने कई बार मोदी जी को ब्लेम भी किया कि मोदी जी जो हैं वो अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं इन माँ बेटों के खिलाफ कोई भी एक्शन ना लेने के लिए। लेकिन अब धीरे धीरे जब मेरी मैं सही जा रही हूँ कि गलत जा रही हूँ मुझको नहीं पता, लेकिन मेरे दिल में ये कहीं ना कहीं शक उभर रहा है कि ऐसा तो नहीं कि मोदी जी ने कभी इस एंटोनियो माइनो से, जब ये सुपर पीएम हुआ करती थी, तब ऐसा कोई फेवर लिया था कि उस फेवर के एहसान तले दब के आज मोदी जी इन माँ बेटे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बहुत संभव है, नहीं तो इतने सारे प्रमाण अगर मोदी जी चाहें तो जो इस बात को सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि राहुल विंची ब्रिटेन की नागरिकता ले चुके हैं और हमारे देश में जो ब्रिटेन की नागरिकता के जो नियम है उसके अनुसार हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता यानी डबल सिटीजनशिप नहीं दी जाती है। अगर किसी हमारे देश के किसी नागरिक ने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो स्वतः हमारे देश की नागरिकता समाप्त हो जाती है। ऐसे में अगर सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि उनके पास प्रमाण हैं तो ये मोदी जी और शाह जी उन प्रमाणों को लेकर के पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों अदालत में केस नहीं चलाया जा रहा है? क्यों इनका जो इसका नेशनल हेराल्ड का केस है वो क्यों एमपी-एमएलए केस में नहीं भेजा, अदालत में नहीं भेजा जा रहा है? एमपी-एमएलए कोर्ट जो है वो तो साल भीतर अपने निर्णय देता है। मोदी जी और शाह जी क्या उन्होंने 2002 के बाद 2004 में जब इन्वेस्टिगेशन चली थी गुजरात के 2002 के दंगों को लेकर के, जिसमें हर हिंदू चौड़ा होकर के कहता है कि मोदी जी ने बहुत अच्छा सबक सिखाया था, हिंदुओं के फेवर में काम किया था। मैं भी कहती हूँ, मैं भी इस बात पे बहुत चौड़ी होती हूँ कि जिसने हमारे संग अन्याय किया था मोदी जी का साथ मिला, इसलिए लोगों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया। और उस समय उसके बाद जब इन लोगों के ऊपर केस चला तो 2004 से लेकर 2014 तक तो सुपर पीएम की गवर्नमेंट थी और उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि सीबीआई तो केंद्र सरकार का तोता है।
ये मनमोहन जब वो पपेट प्रधानमंत्री थे तब ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वक्तव्य आया था। तो ऐसे में क्या उस समय कोई ऐसी साठगांठ हुई थी मोदी जी, शाह जी और एंटोनियो माइनो में कि जिसके परिणाम स्वरूप आज मोदी जी और शाह जी ये राहुल विंची और एंटोनियो माइनो के मुद्दे पर एकदम खामोश हैं? जो बांग्लादेश के पत्रकार कह रहे हैं कि कोई सामने आए, मेरे पास ढेरों सबूत हैं, तो उनके सबूत को क्यों नहीं लिया जाता, उनकी मदद क्यों नहीं ली जाती? और उनकी मदद तो छोड़िए, सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि हमारे पास इतने सबूत हैं। सुब्रमण्यम स्वामी कब से इन माँ बेटे के खिलाफ पब्लिकली बोलते हैं, अदालत में केस करते हैं, वो सब कुछ करते हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी जी जिस प्रकार से पूरी तरह से एक हिंदुत्ववादी नेता हैं, उनको क्यों इतना साइडलाइन किया गया? क्या इसकी वजह सिर्फ ये तो नहीं थी कि वो एंटोनियो माइनो और राहुल विंची को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते थे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो मेरे जहन में आया और मैं बहुत, कहना चाहिए, रिस्क लेकर के ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि बीजेपी गवर्नमेंट को ये चीज़ अच्छी ना लगे, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट विरोधियों का कुछ नहीं करती है, लेकिन जब अपने में से कोई कुछ कहता है तो उस पर ये लोग एक्शन तुरंत ले लेते हैं, कभी भी अपने समर्थकों के साथ खड़े नहीं होते हैं। ये इनकी एक पुरानी आदत है। ऐसे में मैं तो बहुत बड़ा सवाल उठा रही हूँ, हो सकता है कि इसके ऊपर मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया जाए, लेकिन ये एक खुली किताब की तरह खुला प्रश्न है कि इतने सारे तथ्य सामने होते हुए भी मोदी जी और शाह जी राहुल विंची और एंटोनियो माइनो के मुद्दे पर इतने खामोश क्यों हैं? अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। जय हिंद, जय श्री राम।